स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है ऋषभ, मैं मेरे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी है। बात करेंगे प्रपोज्ड रिफॉर्म्स के बारे में जो जीएसटी में लगभग 2017 से ही पेंडिंग है। हाँ, और ये रिफॉर्म जिसको जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है इज़ बीइंग टेकन केयर बाय द PMO इटसेल्फ। इसमें PM इन्वॉल्व है, PM ऑफिस इन्वॉल्व है, होम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, फाइनेंस मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है। आपने सुना होगा कि जीएसटी के जितने भी नियम कानून बदलते हैं वो जीएसटी काउंसिल फैसला करती है, बट टू मेक अ रिफॉर्म और मेक अ बिग चेंज उसके पीछे बहुत सारा थिंक टैंक लगेगा जो रिसोर्सेज PMO और होम मिनिस्टर के साथ बैठ के एक ब्रॉडर पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने में भी हेल्प करेगा। दैट्स व्हाई एवरीवन इज इन्वॉल्व। We will talk about the reforms. So we will talk about what will be the outcomes or the impacts of the reforms on Indian businesses, Indian economy and consumer as a whole. और साथ ही साथ UPSC के लिए क्यों ज़रूरी है हम लोग अभी वो भी देखेंगे एक क्वेश्चन के साथ। So welcome everyone. Let's start with the topic GST 2.0 coming soon. India may cut tax slab, क्योंकि हमें मालूम है सबसे बड़ी प्रॉब्लम GST में है मल्टीपल टैक्स स्लैब्स। सब कुछ देखेंगे, बट उससे पहले लेट अस टॉक अबाउट कि क्या रेलेवेंस है इसका। पहला कि ये इंडियन इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, फिर हम देखते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इज नेसेसरी, कि जो टैक्स का बर्डन है वो वल्नरेबल सेक्शन गरीब लोगों के ऊपर ज़्यादा ना पड़े। उसके अलावा गवर्नमेंट बजटिंग, क्योंकि सरकार के डायरेक्ट रेवेन्यू का हिसाब किताब टैक्स से आता है, टैक्स रेवेन्यू से। और इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, जैसे जीएसटी है एक लिबरल टैक्स है। लिबरलाइजेशन के बाद कई सारे रिफॉर्म्स लाए गए टैक्सेशन सिस्टम में, स्लैब्स को कम किया गया, कंप्लायंस को बढ़ाया गया, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करेंगे और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन दैट डिस्कस द रैशनल एंड चैलेंजेस बिहाइंड द प्रपोज्ड रिडक्शन इन जीएसटी रेट स्लैब्स विथ रेफरेंस टू इंडियन एंड ग्लोबल केस स्टडीज, सजेस्ट पॉलिसी स्टेप्स टू इंश्योर रेवेन्यू न्यूट्रलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप वीडियो पूरा देखिएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख पाएंगे एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। सो ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो कंटेंट चाहिए वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू अगेन दैट इकोनॉमिक्स ऑप्शनल प्रतिज्ञा जुलाई बैच इज गोइंग टू लॉन्च फ्रॉम 31 ऑफ जुलाई। याद रहे 31 जुलाई से हमारा बैच शुरू हो रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोग पढ़ाई करेंगे शुरू, और बेसिक्स की क्लासेस आपको दी जाएंगी जो यू कैन गो थ्रू इट एंड देन वी विल स्टार्ट द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो लेट मत करिए, क्योंकि यही समय है क्रूशियल। अगले 6 महीने में जनवरी तक आप ये बैच खत्म करेंगे और उसके बाद यू विल बी फ्री टू डू ऑल द प्रीलिम्स प्रिपरेशन। प्रीलिम्स के जितना पहले आप ऑप्शन खत्म कर लें आपके तैयारी में वो उतना ही अच्छा होता है। तो एक ऐसा ऑप्शनल चाहिए जिसमें 335 हैज़ बीन द हाइएस्ट स्कोर, 215 हैज़ बीन द इंटरव्यू स्कोर, 25% has been the overlap with prelims। ये ऑप्शनल ट्राइडेंट अगर आपको चाहिए, इसमें हाईएस्ट स्कोर हो, हाईएस्ट स्कोर इन इंटरव्यू हो और हाईएस्ट ओवरलैप इन प्रीलिम्स हो, और उसके साथ साथ लास्ट 10 ईयर का सबसे कंसिस्टेंट ऑप्शनल हो जो लगातार 13 से 20% तक का सक्सेस रेट दिया है बच्चों को, हाईएस्ट अमंग एनी अवेलेबल ऑप्शनल, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए। साथ ही साथ अगर आपको रटना नहीं पसंद है, चीज़ें समझना पसंद है, पॉलिसी कैसे बनती है, क्यों बनती है, ग्लोबल ट्रेड कैसे होता है, क्यों होता है, इन सब में इंटरेस्ट है, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए हो सकता है। तो यू कैन टेक द प्लैटिनम बैच सो दैट यू कैन गेट मेंटरशिप सपोर्ट। मेंटर होते हैं यहाँ पे जो आपके डाउट्स और आपकी आंसर राइटिंग दोनों स्किल्स को इंप्रूव करते हैं। और क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग का लिखने का गेम है, तो इसीलिए आई विल सजेस्ट कि प्लैटिनम बैच इज़ फॉर यू। मोर होलिस्टिक बैच, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, और साथ ही साथ इसमें एक टेस्ट सीरीज है, यानी 8 टेस्ट यू विल बी प्रोवाइडेड, एक एडवांस लेवल टेस्ट सीरीज, सो दैट यू आर ऑलवेज रेडी बिफोर द एग्जाम। एग्जाम में कलम नहीं रुकनी चाहिए, उसके पहले जितनी बार रुक जाए अच्छा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एडमिशन लेने में आपको प्रॉब्लम ना आए, और साथ ही साथ अगर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल और UPSC से रिलेटेड कोई भी जनरल डाउट है तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। आप सिर्फ सर्च करना है आपको हिप्पोनॉमिक्स और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करो सो दैट यू कैन गेट एडमिशंस ईजिली, या फिर आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, या शेयर कॉन्टैक्ट विथ मी, टीम विल रीच आउट टू यू और आपका एडमिशन प्रोसेस आसान हो जाएगा।
चलते हैं पढ़ाई लिखाई की तरफ वापस। तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर में। तो करेंटली जीएसटी में 1, 2, 3, 4 स्लैब्स हैं, उसके अलावा इसमें एक 0% भी है, एक 0.25% भी है डायमंड के लिए, और 3% है प्रीशियस मेटल के लिए। यानी अगर आप देखें 5 + 2 7, और इस 28% पे सेस अलग से लगता है आपके लग्जरी आइटम्स के ऊपर, और लग्जरी आइटम के अलावा सिन गुड्स जैसे टोबैको एटसेट्रा के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि 0 वाले स्लैब में बेसिक एसेंशियल यानी अनपैकेज्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मैक्सिमम कहाँ मिलेगा आपको? 0 स्लैब में। 5% वाले में मिलेगा आपको फूड आइटम्स, पैकेज्ड फूड आइटम्स, मोस्टली फूड आइटम्स आपको यहाँ मिलेंगे, और यहाँ 21% ऑफ आइटम्स है। सबसे ज़्यादा आइटम्स 18% वाले स्लैब में, 18% वाले स्लैब में 44% ऑफ आइटम है। अभी चर्चा किस बात पे हो रही है? चर्चा हो रही है कि ये 12% वाला जो जीएसटी रेट है इसको हटाया जाए, जहाँ पे 19% आपका टोटल कमोडिटी का 19% है, और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि इस 19% में से कुछ आइटम को 18% और एसेंशियल आइटम को 5% रेट में घुमाने की बात की जा रही है। बट इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले 24 मंथ्स तक देयर कैन बी अ रेवेन्यू फॉर एज बिग एज 70,000 करोड़ रुपीस। ये रिफॉर्म्स करेंगे और 12% का स्लैब अगर हटाते हैं, कुछ आइटम 18 में ले आते हैं और कुछ 5 में, तो लगभग 70,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हो सकता है सरकार को, एज कैलकुलेटेड बाय रिसर्चर्स। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि इंडिया का जीएसटी सिस्टम दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स जीएसटी सिस्टम्स में से एक है। चाहे वो कोई भी दुनिया का, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम हो, सिंगापुर का हो, दे जनरली और ऑन 1 टैक्स स्लैब सिस्टम। बट हाँ, इंडिया में एक टैक्स स्लैब नहीं चल सकता, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज इंडिया हैज़ अ वाइड इनइक्वालिटी। तो अगर आप पैकेज फूड आइटम्स के ऊपर भी 18% जीएसटी लगा देंगे और कैरामल पॉपकॉर्न के ऊपर भी 18% जीएसटी लगाएंगे, तो नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। बट हाँ, कुछ प्रोडक्ट जैसे हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज में आते हैं जिसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है। अगर अप टू अ सर्टेन लिमिट, जैसे 10 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस पे इंश्योरेंस सब लिमिट कर दी जाए और वहाँ से इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर दिया जाए, भले 18 से 0 ना करो, बट 5% तक भी अगर आता है, तो इट विल इम्प्रूव द इंश्योरेंस पेनेट्रेशन इन द कंट्री। सोच के देखिए आप, कम पैसा अगर आपकी जेब से जाएगा तो आप खर्च करने में सोचेंगे नहीं, क्योंकि 10 लाख का अगर आपको इंश्योरेंस मिल रहा है तो यू विल ट्राई टू फील मोर सिक्योर एंड लेट योर फैमिली बी मोर सिक्योर मेडिकली, है ना। तो इसलिए रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है और टैक्स स्लैब कम करने की ज़रूरत है। इसीलिए रिफॉर्म्स के ऊपर बात हो रही है। वाई रिफॉर्म्स? रिफॉर्म्स बिकॉज करंट सिस्टम लीड्स टू क्लासिफिकेशन एंड उसकी वजह से क्या होता है? डिस्प्यूट लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है। डिस्प्यूट और लिटिगेशन की वजह से, और एक प्रॉब्लम और है, इंडिया में अभी भी GST-18 यानी कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं बना है, ऑपरेशनलाइज नहीं है। इसकी वजह से कोर्ट केसेस लगातार हाई कोर्ट में पेंडिंग होते जा रहे हैं, और 1 लाख करोड़ से ऊपर का जो कैश है वो अभी फंसा हुआ है, ना वो सरकार को मिल रहा है, ना बिजनेस ओनर्स के पास जा रहा है। तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हैम्पर होती है, क्योंकि मल्टीपल स्लैब्स मीन्स हायर कंप्लायंस बर्डन एंड मोर कन्फ्यूजन। आपने देखा होगा, एक वीडियो भी आया था कि बटर पे 5% है, बन पे 5% है, और हम बन बटर या क्रीम पे 5% है, बटर पे ब्रेड पे या बन पे 5% है, और जब हम उसको मिला के बन क्रीम बन देते हैं तो उस पर हमें 12% जीएसटी देना पड़ता है। तो इसकी वजह से ये वाला वीडियो आपने देखा होगा, वायरल था। तो ये जो कंप्लायंस बर्डन है, या फिर पॉपकॉर्न पे 5%, सॉल्टेड पॉपकॉर्न पे 12% और कैरामल पॉपकॉर्न पे 18%, ये वाला जो कन्फ्यूजन है, इसको जितना दूर किया जा सके और जितना सिंप्लीफाई किया जा सके स्ट्रक्चर को, वो ज़रूरी है जीएसटी के लिए। तो ऑल्दो हमारा जीएसटी कलेक्शन 22 लाख करोड़ तक पहुंच गया, यानी 2017 में जब आया था उससे अब तक डबल हो चुका है जीएसटी कलेक्शन, और जीएसटी का इलास्टिसिटी भी अच्छा है इंडिया में। बट स्टिल हम और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया स्टिल हैज़ वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन द वर्ल्ड, और ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दूर करना है हमें, इसीलिए जीएसटी 2.0 में कुछ की एलिमेंट्स देखे गए। पहला कि हम 12% का टैक्स स्लैब को हटाएंगे, कुछ पार्ट हम 5% पे ले जाएंगे जो एसेंशियल फूड आइटम्स, और बाकी पार्ट हम 18% पे ले जाएंगे, क्योंकि अगर सारा का सारा 5% पे ले जाते हो तो क्या होगा? टैक्स कम हो जाएगा, सरकार के पास रेवेन्यू कम हो जाएगा। अगर आप सारा का सारा 18% पे ले जाएंगे
तो क्या होगा, कंज्यूमर डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें अगर महंगी होंगी तो आप खरीदेंगे नहीं, आप सोचेंगे ना दो बार, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे जैसे चीज़ों का डिमांड कॉस्ट बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है, डिमांड कम होते रहती है। तो अगर 18% पे डाल देंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, फिर से उसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी गिर जाएगी। तो इसीलिए रिवाइज करके 5%, 18 और 28% सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है जीएसटी को। ठीक, उसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है कि कैस्केडिंग इफेक्ट ना हो, यानी टैक्स ऑन टैक्स ना लगे। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए की कोई चीज़ खरीदी, उसमें कुछ वैल्यू ऐड किया, उसको 200 रुपए का बेचा, ठीक, और किसी और ने आपसे लिया, उसको वैल्यू ऐड किया और 500 रुपीज़ का प्राइस हो गया, बट इस ट्रांजैक्शन में 10% टैक्स लगा, यानी कि ये जो 100 रुपए का सामान था, इस पे 10% टैक्स लगा तो 110 का पड़ा, यहाँ पे 10% टैक्स लगा। तो बीच में जब इस होलसेलर से कोई रिटेलर ने लिया होगा तो उसको 20% का पड़ा होगा, 220। बट ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 रुपये का टैक्स यहाँ लगा, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है कि इस 10 रुपये पे भी 10% टैक्स लग रहा होता है। अगर ये 10 रुपये पे टैक्स नहीं लग रहा होता तो 220 ना होके मात्र 210 रुपये का कॉस्ट प्राइस पड़ता रिटेलर को, तो उसका प्रॉफिट बढ़ता और कंज्यूमर को भी थोड़ा सस्ता पड़ता। ये 500 का ना पड़ के लेट से 490 का पड़ता, तो कंज्यूमर को भी सस्ता पड़ता, प्रोड्यूसर और रिटेलर को भी थोड़ा सस्ता पड़ता कॉस्ट प्राइस। तो बिकॉज देयर इज अ टैक्स ऑन टैक्स, इस 10 रुपये पे भी 10% टैक्स लग गया, ये 10% टैक्स ना लगे इसीलिए मिलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC बोलते हैं उसको। यानी आपने कोई रॉ मटेरियल इनपुट खरीदा, उसमें वैल्यू ऐड करके कोई फिनिश्ड गुड बनाया, तो उस इनपुट पे जो आपने टैक्स दिया है वो आपको क्रेडिट हो जाएगा, वापस मिल जाएगा, ताकि टैक्स ऑन टैक्स ना लग रहा हो। और जब तक कंज्यूमर तक सामान पहुंचे, जैसे मान लो कि 5 स्टेप प्रोसेस है किसी प्रोडक्ट को बनाने का, कि आपने फार्म से कुछ उठाया, फिर उससे थ्रेड्स बनाए, थ्रेड से आपने क्लॉथ बनाया, क्लॉथ को सिल के आपने सूट बनाया, और सूट फिर जाके किसी को मिल रहा है। तो ये 5 स्टेप प्रोसेस है। हर स्टेप पे अगर टैक्स को आप टैक्स लगता रहे और टैक्स के ऊपर टैक्स लगता रहे तो एंड प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो कंज्यूमर डिमांड कम हो जाएगी। और ये गलत तरीका भी है टैक्सेशन का, कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम क्या करता है, ये जो टैक्स ऑन टैक्स है उसको हटाया जाता है, क्योंकि इनपुट टैक्स के ऊपर क्रेडिट मिलता जाता है कि जो आपने टैक्स दिया है वो आपको वापस मिल जाएगा अगर आप आगे बना के कुछ बेच रहे हैं तो। ठीक है, तो इसको इंप्रूव करने की जरूरत है सो दैट इनवॉइसिंग और जो कैस्केडिंग टैक्स का प्रॉब्लम है वो और कम किया जा सके। ऑलरेडी बहुत सही है, वैट से बहुत बेहतर है, बट क्योंकि जीएसटी में बहुत सारा ये 0% पे चीजें आती हैं, या कई बार पेट्रोल डीजल आप देखते हैं जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, तो वहां पे क्या होता है ना कि प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, तो जिसका उसको नुकसान भी है क्योंकि क्रेडिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि कंज्यूमर को फिर जो प्राइस कोट करेगा वो महंगा प्राइस करेगा, क्योंकि उसको कोई क्रेडिट नहीं मिला, उसने वैट भी दिया और उस वैट को जोड़ के जीएसटी बढ़ा करके कंज्यूमर को बताया, तो कंज्यूमर को भी महंगा पड़ रहा है। तो ये सिस्टम लाना है कि जहाँ जहाँ वैट है सिस्टम, जीएसटी सिस्टम नहीं है, उसको सिंप्लीफाई किया जा सके और उसका क्रेडिट भी मिल सके मैन्युफैक्चरर्स को। उसके अलावा एपेलेट ट्रिब्यूनल को फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए बनाना होगा जल्द से जल्द, ताकि लिटिगेशन कॉस्ट और टाइम दोनों कम किया जा सके। उसके अलावा हम देखते हैं कि कौन सी इकोनॉमिक थ्योरीज है जो इस रिफॉर्म्स के पीछे हैं, द कोर इकोनॉमिक्स। सबसे पहले आती है ऑप्टिमल टैक्स थ्योरी। ऑप्टिमल टैक्स थ्योरी ये कहती है कि अगर यूनिफॉर्म और सिंपल टैक्स है, यूनिफॉर्म और सिंपल मतलब जैसे मान लीजिए कि अभी आपके पास 7 रेट्स हैं, अगर आप इसको कम कर देते हैं 5, 18, 28 सिंपल, कि आपने कह दिया फूड आइटम्स एसेंशियल इधर है, सर्विसेज इधर है और लग्जरी इधर, यू सिंप्लीफाइड दिस, आपने एकदम से सिंप्लीफाई कर दिया। तो इससे क्या होगा कि टैक्स भरने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कंप्लायंस बढ़ेगा, डिस्टॉर्शंस कम होंगे, और उसके साथ साथ एक अच्छा टर्म है डेड वेट लॉस कम होगा। डेड वेट लॉस का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि आपने किसी प्रोडक्ट को 18% पे रख दिया, ठीक, कायदे से उसको 5% पे होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि वो फूड आइटम है। जैसे ही वो 18% पे गया, कंज्यूमर डिमांड गिर गई, कंज्यूमर डिमांड गिर गई, इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी का लॉस हुआ, उसी को बोले कंज्यूमर साइड से डेड वेट लॉस। हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट 18% पे होना था और सरकार ने उसको 5% पे रख दिया, तो इससे सरकार का रेवेन्यू लॉस हो गया, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉस होता है। तो जितना आप सिंप्लीफाई करते जाते हैं, यानी कॉम्प्लेक्सिटी कम करते हैं, उतना आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ये डेड वेट लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं।
इसके अलावा हम देखते हैं लाफेर कर्व। बेल कर्व मालूम है ना, इसका ये मतलब है कि सिंपल टैक्स हो, कम टैक्स हो और फेयर टैक्सेशन हो तो रेवेन्यू बढ़ता है। एक लिमिट के बाद लाफेर टैक्स का कर्व का मानना है, उस कर्व पे दिखता है ऐसा सा कुछ है कि एक लिमिट के बाद अगर टैक्स आप और बढ़ाते हैं तो फिर टैक्स रेवेन्यू आपका कम होने लगता है। अगर आप टैक्स रेट और बढ़ाते हैं तो टैक्स रेवेन्यू आपका कम होने लगता है। और इसके साथ साथ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स बोलती है कि कॉम्प्लेक्सिटी कॉस्ट यानी सिंपल टैक्स वॉलेंट्री कंप्लायंस बढ़ाते हैं। नहीं तो लोग टैक्स इवेड करने के पीछे ज़्यादा जाते हैं कि अरे बहुत मुश्किल है फॉर्म भरना, फिर आपको सीए करना पड़ेगा, यहाँ वहाँ पैसा लगेगा, इससे अच्छा हम कुछ कैश बिजनेस कर लेते हैं या इवेड कर देते हैं टैक्स, या जानबूझ के अपनी कंपनीज को बड़ा नहीं होने देते कि टैक्स सरकार के टैक्स स्ट्रक्चर का हिस्सा ना बनना पड़े हमको। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ और मिसिंग मिडिल में का एक बहुत बड़ा रीजन है टैक्स एवेजन। तो ये सब अगर दूर करना है, ऑलरेडी बहुत कुछ किया जा चुका है जीएसटी में, बट और सिंप्लीफाई कर दें अगर प्रोसेस को, तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस अपने आप को कंप्लायंट बना लेंगे जीएसटी के। ओके, सो व्हाट इज़ द ग्लोबल पर्सपेक्टिव कि कहीं ना कुछ तो अपने सिस्टम से बेहतर होगा। उसके बारे में जाने अगर, तो कनाडा में एक 3 स्लैब जीएसटी सिस्टम है, बहुत ही सिंपल, फूड, सर्विसेज और उसके ऊपर आपका लग्जरी आइटम, सिंपल। और ये सिंप्लीफिकेशन की वजह से एफिशिएंट टैक्स सिस्टम, एक एफिशिएंट इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है। ऑस्ट्रेलिया में एक सिंगल रेट जीएसटी है। यूरोपियन वैट में, अब सोच कर देखो कि यूरोपियन यूनियन अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, 26-27 कंट्री, हर जगह एक हार्मोनाइज्ड वैट सिस्टम चलता है, यानी एसेंशियल आइटम में अप टू 15% और लग्जरी गुड्स में अप टू 28%। सिंपल टैक्स सिस्टम वहाँ पे है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हर जगह इकोनॉमी की एक्टिविटी बेहतर रहती है। आप सिंगापुर में अगर देखिए तो सिंगापुर में भी आपको ये दिखाई देगा, सिंगापुर, वहाँ तो जीएसटी जब लागू हुआ था तो 3% सिंगल रेट था, जो कि धीरे धीरे क्योंकि लोगों की स्पेंडिंग एबिलिटी बढ़ी तो वो बढ़ते 8% कर दिया गया है। बट सिंगापुर में सिंगल जीएसटी टैक्स रिजीम है और लगातार ये देखा गया है कि वहाँ के जो गवर्नेंस में रेवेन्यू वो बढ़ता गया है साल दर साल, बिकॉज मोर एंड मोर पीपल बिकम कंप्लायंट टूवर्ड्स द जीएसटी, अ सिंपल फेयरर सिस्टम। 3% था, 8% हो गया। यही ऑस्ट्रेलिया में भी देखा गया 2000 के बाद से, सन 2000 के बाद से सिंगल जीएसटी टैक्स सिस्टम के ऊपर चले गए। इससे कंप्लायंस भी बढ़ा और टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ा। क्यों? क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर है, कंफ्यूजन नहीं है किसी के दिमाग में और ऑब्वियसली लीगल कॉस्ट भी नहीं लगेगी। ठीक, तो हम देखते हैं कि इंडिया में ऐसा कोई एक्सपीरियंस है क्या होगा इम्पैक्ट सेक्टर्स के ऊपर। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जाए तो इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम को अगर बेहतर किया जाए, लॉजिस्टिक कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी लगभग 30% के आसपास, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अराउंड 15% तक गिरेगी। उसके अलावा हम देखते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें, जो कि रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, 1.5 करोड़ तक रजिस्ट्रेशन हुआ है 2025 में, बट हमें जो ये कंप्लायंस हर्डल है कि 0 में आएंगे, 5% वाले में आएंगे, 12 में आएंगे, 18 में आएंगे, 28 में आएंगे, कौन से स्लैब में आएंगे, दिस क्रिएट्स अ कंफ्यूजन एंड कंप्लायंस बर्डन, जिसकी वजह से ये प्रोसेस थोड़ा स्लो रहा है। उसके अलावा हम देखें सर्विसेज में, क्योंकि सिंपल जीएसटी लगता है 18%, ज़्यादातर सर्विसेज में 18% जीएसटी लगता है सिंपल, तो उसकी वजह से क्लियर टैक्सेशन सिस्टम होने की वजह से खासकर सर्विसेज सेक्टर में जो कंप्लायंस है और रेवेन्यू पोटेंशियल है सबसे ज़्यादा सर्विसेज में बढ़ा है। हाँ, थोड़ा सा किसी सर्विस का दाम बढ़ा है, सर्विसेज हैव बिकम कॉस्टलियर एंड बट बिकॉज ऑफ राइजिंग इनकम ऑफ द पीपल, मिडिल क्लास भी बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं हुआ है कि सर्विसेज डिमांड करना लोग कम कर दिए, क्योंकि थोड़ा बहुत यही इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट या बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है सरकार के रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर, जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ा है खासकर सर्विसेज सेक्टर में, बिकॉज ऑफ ईजियर टैक्सेशन एंड ईजी स्लैब्स। इम्पैक्ट की अगर बात करें रेवेन्यू एंड ग्रोथ की, तो एवरेज रेवेन्यू इंडिया में डबल हुआ है, 22 लाख करोड़ हो गया, 11 लाख करोड़ था। ठीक, और अप्रैल 2025 की बात करें तो लगभग 2.36 लाख करोड़ के साथ साथ हाईएस्ट मंथली जीएसटी कलेक्शन रहा है। वो इसलिए भी है क्योंकि इस समय लोग मार्च में बहुत सारा जीएसटी भरते हैं, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है, तो हर अप्रैल में आपको पिछले साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखेगा जनरली, अगर आपकी इकोनॉमी बेहतर कर रही है तो। जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो 0.56% का पॉजिटिव ग्रोथ इलास्टिसिटी है, यानी कि 1% जीडीपी जीएसटी ग्रोथ पे 0.56% का जीडीपी ग्रोथ हो रहा है।
ठीक है, हर 1% पे जीडीपी ग्रोथ पे 0.56 की इलास्टिसिटी ग्रोथ होती है, यानी कि इट्स अ बेटर टैक्स, ज़्यादा इलास्टिक टैक्स है, जिससे कि यानी कि जीएसटी बढ़ने से ये भी दिखता है कि 0.5% के आसपास यानी आधा % आपका जीडीपी और बढ़ रहा है। और इसके अलावा जीएसटी हर साल 1 से 2% इंडिया के जीडीपी में बढ़त देने के लिए काम आता है। दैट्स वाई जीएसटी बहुत ही इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म रहा है इंडिया के लिए, बट इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है कि जो जीएसटी का पोटेंशियल है, चाहे वो इलास्टिक पोटेंशियल हो या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का पोटेंशियल हो या बायंसी की बात करते हो हम, वो और ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि कंप्लायंस बढ़ेगा, ज़्यादातर लोग जीएसटी नेट के अंदर आएंगे और आसानी से टैक्स भर पाएंगे, ठीक। बट देयर आर सम चैलेंजेस एंड कॉशन, क्योंकि शॉर्ट टर्म रेवेन्यू लॉस लगभग 70 से 80 हज़ार करोड़ रुपए तक हो सकता है अगर ऑप्टिमली 12% टैक्स को हटा के ऑप्टिमली उसको एडजस्ट नहीं किया गया 5 और 18% के साथ। उसके अलावा स्टेट कंपनसेशन का भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब 2017 में जीएसटी आया था तो 5 साल के लिए वादा किया था सरकार ने कि स्टेट्स को कंपनसेट करेंगे इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 14%, जो कि सरकार ने दिया, वो बंद हो गया है। बट क्योंकि सरकार को स्टेट को कंपनसेट करने के लिए बहुत सारा बोरोइंग करना पड़ा था, तो कंपनसेशन सेस लेना अभी भी सरकार ने छोड़ा नहीं है भारत के लोगों से, ठीक। अब वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा क्योंकि सरकार ने जितना एक्स्ट्रा पैसा लगाया था कंपनसेट करने के लिए स्टेट्स को, लगभग उतना कमा लिया है। क्या वो सेस आगे भी चलेगा? क्या कोई फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म आएगा कि सेस को भी स्टेट्स के साथ डिवाइड किया जा सके? कुछ ट्रांसपेरेंसी आएगी कि सेस सिर्फ सिन गुड्स या लग्जरी गुड्स पे लगता रहे? इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात भी करने की ज़रूरत है। उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन की बात देखनी होगी। क्यों? क्योंकि जीएसटी सिस्टम्स में अपग्रेड करना होगा, जीएसटीआईएन में अपग्रेड करना होगा, आईटी सिस्टम्स में अपग्रेड करना होगा, एजुकेशन फैलानी होगी, अवेयरनेस फैलानी होगी, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएमएस को भी फिर से ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को नए जीएसटी सिस्टम्स के अकॉर्डिंग। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है, जो टाइम टेकिंग हो सकता है, रीस्किलिंग, स्किलिंग, इसमें समय भी लगता है और पैसे भी लगते हैं। तो दीज आर सम चैलेंजेस बट इट कैन बी टेकन केयर ऑफ। तो वे फॉरवर्ड क्या हो कि हमें केयरफुल माइग्रेशन की बात करनी है कि बिल्कुल सोच समझ के अपने जो आइटम्स है 12% में, इसको 5 और 18 में डिवाइड करना है ताकि रेवेन्यू लॉस को मिनिमाइज किया जा सके और सिंप्लीफाई किया जा सके आइटम्स के कैटेगराइजेशन को। और उसके बाद कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन भी लेके आना है और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म यानी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को ज़्यादा पारदर्शी करना है और इन्फोर्स करना है। उसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी, जो दो सबसे बड़े इनपुट गुड्स हैं, उनके ऊपर जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता बिकॉज दे डोंट कम अंडर जीएसटी सिस्टम। तो किसी तरह स्टेट्स के साथ बातचीत करके लेटर फेजेस में जीएसटी के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करनी होगी, जो कि मुश्किल है बिकॉज अल्कोहल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी ये स्टेट्स के सेल्फ रेवेन्यू का सबसे बड़ा चंक है, जो स्टेट्स को बनाते हैं थोड़ा फ्लेक्सिबल। और फेडरल डेमोक्रेसी की जो हम बात करते हैं, फेडरलिज्म की बात करते हैं, स्टेट्स अपने हिसाब से अपने पॉलिसीज़ ला सकें, गवर्नमेंट स्कीम्स ला सकें, इसके लिए स्टेट्स को बेहतर सेल्फ फाइनेंस करते हैं, स्टेट्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलती है इन वैट टैक्सेशन से। तो ये थोड़ा मुश्किल है। अगर टैक्स को स्टेट्स को कंपनसेशन ज़्यादा मिलता है पेट्रोलियम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर तो हो सकता है स्टेट्स माने भी, बट अभी तो थोड़ा ये मुश्किल लगता है। बट डीप एंड डिजिटल इंटीग्रेशन यानी ई इनवॉइसिंग हो, एआई बेस्ड मॉनिटरिंग हो, ई वे बिल्स हो, इसको और बेहतर, डिजिटली ट्रांसपेरेंट और लोगों को अवेयर और ट्रेन करने की ज़रूरत है, दोज हु क्रिएट दीज ई वे बिल्स एटसेट्रा। बट इसके साथ साथ कंटिन्यूअस रिव्यू और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइनमेंट कराने की ज़रूरत है भारत के जीएसटी सिस्टम को, जो ना सिर्फ इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर को ठीक कर सकता है बल्कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड यानी कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स उसको भी बेहतर कर सकता है, क्योंकि टैक्स कम होगा तो बाहर प्राइसेस कम होंगे तो इंडिया के गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। ओके, सो दिस इज ऑल वी हैव टॉक्ड अबाउट इकोनॉमिक थ्योरी से लेके हमारे वे फॉरवर्ड तक। सो ऑल दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑन जीएसटी। इफ यू लाइक्ड इट, नॉलेज बेस में इंक्रीज हुआ है, लाइक शेयर करो वीडियो को और भूलो मत यूज द कोड HS Live टू गेट एडमिशंस इन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बैच। ऐसे ही इंपॉर्टेंट, इंगेजिंग बट
बेहतर पॉलिसी मेजर्स जो इंडिया के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट 2047 डेवलप्ड इंडिया के लिए ज़रूरी हैं, ऐसे टॉपिक्स को हम लोग ऑप्शन की क्लास में भी पढ़ते हैं। तो अगर ऐसा कुछ टॉपिक पढ़ना है, इंपॉर्टेंस समझनी है पॉलिसी मेकिंग की, तो ये इकोनॉमिक्स ऑप्शन आपके लिए है। जस्ट यूज द कोड HS Live एंड वी विल मीट अगेन सून। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।